जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर आपके समक्ष लेकर आई हूँ एक महान शख्सियत को, जिनका परिचय कराने के लिए मैं पुनः 4 पंक्तियाँ कहना चाहूँगी। परिंदों को मिलेंगी मंजिलें यकीनन, परिंदों को मिलेंगी मंजिलें यकीनन, ये खुले हुए उनके पर बोलते हैं। रहते हैं वो लोग ज़रा खामोश, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं, हुनर बोलते हैं। जी हाँ, जमाने में जिनका हुनर बोलता है, वैसे ही थे हमारे पीसी महालोनवीस। और अर्थशास्त्र पढ़ने वाला हर व्यक्ति और हर विद्यार्थी उनके महालोनवीस मॉडल के बारे में सुनता है, समझता है। तो आपका भी परिचय कराती हूँ हमारे महान सांख्यिकीविद पीसी महालोनवीस से। जी हाँ, होनहार और वीरवान के होत हैं चिकने पात, ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी। और पूत के पैर पालने में ही नजर आ जाते हैं। ये दोनों ही कहावतें हमारे प्रशांत चंद्र जी के लिए पूर्णतः सत्य साबित होती हैं। बचपन से ही होनहार रहे हमारे प्रशांत चंद्र जी बंगाल की धरोहर हैं पूरे भारत देश के लिए। आपको बता दूं कि विज्ञान में स्नातक हमारे सभी महान इस अर्थशास्त्री या मैं कहूँ सांख्यिकीविद जब आगे की पढ़ाई के लिए लंदन यूनिवर्सिटी गए तो कहते हैं ना, नियति को कुछ और मंजूर हो तो आप कुछ और कैसे कर सकते हैं। तो इन्हें एक रात रुकना पड़ा अपने किसी दोस्त के पास कैम्ब्रिज शहर में। और हम सभी जानते हैं कि अर्थशास्त्र का अगर तीर्थ है तो वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है। ये एक रात वहाँ रुके और उन्हें वो शहर और वहाँ का किंग्स कॉलेज कुछ ऐसा भाया कि ये लंदन यूनिवर्सिटी में एडमिशन ही नहीं ले पाए, बल्कि इन्होंने अपनी पढ़ाई कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से की, जहाँ के महान टीचरों और महान अपने साथियों के साथ इनकी बुद्धि का विकास और भी होता रहा। जी हाँ, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इनके साथ पढ़े हुए साथी इनके बारे में बताते हुए कहते थे कि ऐसे तो प्रशांत कुछ नहीं बोलता था, लेकिन किसी विषय पर अगर उससे चर्चा कर लो तो वो 2-2.5 घंटे से पहले चुप भी नहीं होता था। जी हाँ, ज्ञान के अथाह सागर थे हमारे प्रशांत चंद्र जी। और प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब इन्होंने देश वापस लौटने का निर्णय लिया तो ये भारत माता ही थी जो इन्हें बुला रही थी, जो ये चाहती थी कि वो आए और देश को विकास के पथ पर ले जाए। और उस समय प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जहाजें कुछ देर से चला करती थी। इस वजह से इन्हें समय बिताना पड़ा और जहाज के वापस जाने का इंतजार करना पड़ा। और जी हाँ, इन्होंने इंतजार किया तो कहाँ, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के पुस्तकालय में। वहाँ 1 घंटों बैठे रहते, दिन भर किताबें पढ़ते और शाम को गुनगुनाते हुए कैम्ब्रिज शहर की सड़कों पर निकल जाया करते थे। जी हाँ, इन्हें पसंद थे रविंद्रनाथ टैगोर के गीत, इन्हें पसंद थी रविंद्रनाथ टैगोर की कहानियाँ। और खुद उन्होंने उनके गीतों और कहानियों की व्याख्या तो टैगोर से भी अच्छी की है। और इस बात को हमारे आदरणीय रविंद्रनाथ टैगोर जी ने स्वीकार भी किया है कि प्रशांत मेरे काव्यों की, मेरे गद्यों की व्याख्या मुझसे भी अच्छा करता है, मुझसे भी अच्छा समझता है। और फिर वो दिन आया जब ये भारत आने वाले थे और चलते चलते, जैसे कहा जाता है ना कि बायोमेट्रिक्स की किताब को इन्होंने पढ़ा और वो किताब ख़त्म करते ही इनकी इस विषय में इतनी रुचि हो गई कि वो उससे संबंधित कई पुस्तकें ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से ले आए। और स्थिति ये बन गई कि इन्हें अपने कपड़ों को अलग रखना पड़ा और उसमें पुस्तकें भरकर ये भारत वापस आए। और यहीं से शुरू हुआ उनका सांख्यिकी के प्रति लगाव। और ये लगाव 1922 में भारत पहुंचने के बाद दिनों दिन बढ़ता ही रहा। और फिर इन्होंने अपने 4 दोस्तों के साथ मिलकर कलकत्ता में राष्ट्रीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की।
इनका उद्देश्य था सांख्यिकी विश्लेषण का उपयोग देश के आर्थिक विकास के लिए करना और इस तकनीक का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग लोगों से करवाना। ये था वो नवाचार जिसके बारे में कोई सोच नहीं सकता था कि 4 व्यक्तियों की ये संस्थान 1959 में देश की राष्ट्रीय सांख्यिकी संस्थान बन जाएगी। इसीलिए तो कहा जाता है शुरुआत छोटे से होती है और उस पर बड़ी इमारतें गढ़ दी जाती हैं। जी हाँ, प्रशांत चंद्र जी ने गढ़ दी वो बड़ी इमारतें और वहाँ से ये नज़र में आने लगी। उसके बाद इन्होंने 1935 से लेकर 1940 के बीच में देखा कि देश में बाढ़ की समस्या से किसान बहुत परेशान होते हैं और फिर ये लेकर आए बाढ़ नियंत्रण की अलग अलग तकनीकें, जिन्होंने इन्हें जनमानस में लोकप्रिय बना दिया। इस लोकप्रियता को देखते हुए इन पर नजर पड़ी हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की। कई बार नेहरू जी बुलाकर इनसे कई विषयों में बात करते थे और जब योजना आयोग का आज़ादी के बाद गठन हुआ तो कुछ भारत के जिन चुनिंदा लोगों से राय और सुझाव लेने के लिए नेहरू जी मिला करते थे, उनमें से एक थे हमारे प्रशांत चंद्र महालनोबिस। और उसके बाद प्रथम पंचवर्षीय योजना आई और उसकी समाप्ति से पहले ही नेहरू जी ने अधिकांश लोगों को ये काम दिया कि आप ड्राफ्ट तैयार कीजिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना का। सभी अपने विचार और देश की आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए अपने ड्राफ्ट को लेकर गए, लेकिन जिस ड्राफ्ट को सबसे ज़्यादा नेहरू जी ने पसंद किया वो था महालनोबिस द्वारा 1954 में आज ही के दिन प्रस्तुत किया गया वो ड्राफ्ट। इसीलिए मैं आज ही के दिन ये वीडियो डाल रही हूँ। और वो 3 घंटे तक सिर्फ नेहरू जी को समझाते रहे कि किस तरीके से पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन देश को विकास के पथ पर ले जाएगा। बिना रुके, बिना पानी पिए, बिना थके लगातार बोलते रहे। और जब उन्होंने अपनी बात कहकर समाप्त की तो उस सभा में उपस्थित लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट भी 15 मिनट तक बंद नहीं हुई थी। बहुत ही प्रभावित हुए नेहरू जी इनसे। लेकिन इस मॉडल के साथ जो चीज़ें सामने आई वो ये था कि अधिकांश लोगों को, मैं यहाँ इस वीडियो में उन लोगों का नाम नहीं लेना चाहूँगी क्योंकि सबकी अपनी सोच होती है, सब मतभेद हो सकते हैं, मनभेद कभी नहीं होता। तो बहुत से लोगों ने, विदेशी अर्थशास्त्रियों ने भी और देश के भी कई अर्थशास्त्रियों ने, उस समय के महान अर्थशास्त्रियों ने जिन्होंने ड्राफ्ट अपना प्रस्तुत किया था, उन सब को इसमें कमियां नजर आई और तर्क के साथ उन्होंने इन कमियों को कहा। महालनोबिस ने पूरी आलोचनाएं सुनी, एक पल के लिए थोड़े हताश भी हुए और उस समय के लिए मैं यही पंक्तियां कहना चाहूँगी, हर शख्स था शामिल मेरी रसवाई में, किस किस को कहूँ कि कौन कौन गुनहगार नहीं। इनकी बातों को समझने वाले इनके मित्र भी इनके खिलाफ हो गए थे, लेकिन उसके बावजूद इनकी प्रशंसा में और समर्थन में भी कुछ लोग सामने आए, अंतर्राष्ट्रीय मंचों से भी सामने आए और भारतीय अर्थव्यवस्था के जानकार भी सामने आए। जहां इनके विरोधी इस मॉडल को चमक दमक से भरा हुआ एक मॉडल कह रहे थे, वहीं पर इनके समर्थकों ने इस बात को सिद्ध करने की कोशिश की कि ये चमक दमक से भरा हुआ एक मॉडल नहीं है, बल्कि ये देश के विकास का ब्लूप्रिंट है, ये वो पहिया है जो देश की अर्थव्यवस्था को दौड़ा देगा। और इनकी बातों से प्रभावित हुए नेहरू जी ने किसी भी आलोचना पर ध्यान नहीं दिया और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के उसी ड्राफ्ट को स्वीकार किया जिसे पीसी महालनोबिस लेकर आए थे। और यकीन जानिए कि वो ड्राफ्ट इतना सफल रहा कि हम आप जानते हैं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना बड़े बड़े उद्योगों को समर्पित थी और इन उद्योगों के खुलने से आय और रोजगार में बढ़ोतरी हुई और हमारे देश में विकास को गति मिली और यहाँ से ही परिचय मिला, भारतीयों के दिलों में स्थान मिला पीसी महालनोबिस को।
आपको एक और बात बता दूं कि सांख्यिकी के एक बड़े ही सिद्धांत, जिसमें सांख्यिकी विश्लेषण के आधार पर हम किसी भी जनसंख्या का आर्थिक विश्लेषण कर सकते हैं, वो है सांख्यिकी दूरी का सिद्धांत। ये भी दिया हमारे पीसी महालनोबिस। इनके कार्यों को देखते हुए भारत सरकार ने इन्हें पद्म विभूषण से नवाजा और वेल डन यूनिवर्सिटी का पुरस्कार भी इन्हें मिला। लेकिन उसके बावजूद जो इन्हें मिला वो था भारतीयों का अथाह प्यार। 1959 में इनकी बनाई गई संस्था को राष्ट्रीय सांख्यिकी संस्थान के रूप में संसद में एक अधिनियम बनाकर स्वीकार किया गया। इनकी बाढ़ नियंत्रण की तकनीकें आज भी देश में काम में लाई जाती हैं। इसीलिए तो इनके जन्म दिवस को हम राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के नाम से मनाते हैं। ऐसे तो विश्व का सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर को मनाया जाता है, लेकिन हमारे देश का राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस इनके जन्म दिवस 29 जून को मनाया जाता है, जो अभी आने ही वाला है। इस महान शख्सियत के लिए यही कहूँगी कि आप जैसे लोग इस भारत भूमि के वो अमूल्य रत्न हैं जिन्हें पाकर हर भारतीय जगमगाता रहता है। मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से इस महान अर्थशास्त्री, इस महान सांख्यिकीविद भारत माँ के सच्चे सपूत को श्रद्धांजलि देती हूँ। और आपसे भी यही चाहूँगी कि आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने विचार इस महान सांख्यिकीविद के लिए जरूर लिखें, जिन्होंने अमर कर दिया भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना को। और आपको बता दूं, विश्व में का ये एक महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाता है और इसे संभाल कर भी रखा गया है विकास मॉडल को। और कई देशों में इस विकास मॉडल को पढ़ाया भी जाता है। और इस विकास मॉडल को पढ़ाने वाले देशों में अग्रणी है फिजी, जापान, इंडोनेशिया और मलेशिया। तो आप जान गए ना, एक भारतीय जिसने पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन कर दिया। नमन है ऐसे महान अर्थशास्त्री और सांख्यिकीविद को। कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा कि आपको इस महान सांख्यिकीविद के लिए अपनी श्रद्धांजलि कैसे व्यक्त करनी है। मिलूंगी एक बार पुनः एक नए और महान शख्सियत से आपका परिचय कराने। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, ताकि ऐसी ही जानकारियाँ मैं आप तक पहुँचाती रहूँ और आप रूबरू होते रहें भारत के अमूल्य रत्नों से।